भाषा, कौन सी भाषा लिखोगे? अहम ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, केंद्रित भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम केंद्रित भाषा किसने दी थी? जीन पियाजे ने। क्योंकि जीन पियाजे ने कभी भाषा पर महत्व नहीं दिया, लेकिन एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी। वो कौन सी? अहम केंद्रित भाषा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जीन पियाजे ने कुछ बच्चों को लिया और कमरे में छोड़ दिया और खिलौने डाल दिए और कहा देखा दूर से कि बच्चे करते क्या हैं। तो बच्चों को जब देख रहे थे तो वो सोचे कि बच्चे आपस में जो है खोजबीन करेंगे, खिलौना तोड़ेंगे, अपना शांत रहेंगे। लेकिन वो जब देख रहे थे बच्चे कर तो सेम सब कुछ वही रहे थे, वैज्ञानिक वाला ही एटीट्यूड था बच्चों का। लेकिन एक चीज़ और नोटिस कर रहे थे, बच्चे काम को करते समय कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे और ये हर एक बच्चा बड़बड़ा रहा था। तो कहें ये बड़बड़ा क्यों रहे? वैज्ञानिक तो हैं, हम मानते हैं बच्चे अपने थॉट से ही अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये बड़बड़ा क्यों रहे? तो इसी पर उन्होंने जब शोध किया तब उन्होंने कहा यार ये अपने काम को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत भाषा को ही इन्होंने क्या बोला? अहम केंद्रित भाषा। तो लेव वाइगोट्स्की की व्यक्तिगत वार्ता को ही क्या बोल दिया? इसको वार्ता भी बोल दो, वार्ता भी लिख के दे देता कभी। व्यक्तिगत वार्ता को ही जीन पियाजे ने क्या बोला? अहम केंद्रित भाषा। तो सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे ने एक ही भाषा पर बल दिया और वो भाषा कौन सी थी? अहम केंद्रित भाषा। ये प्रश्न में हजारों बार पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से जीन पियाजे ने किस भाषा पर बल दिया? अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, व्यक्तिगत भाषा पर कौन बल देता है? लेव वाइगोट्स्की। समझ गए? अहम केंद्रित भाषा ही क्या है? व्यक्तिगत भाषा। क्लियर इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, उसके बाद एक चीज़ और। अब हेडिंग डालो फैक्टर, नोट डाल के लिखो फैक्टर। इनके हैं आंतरिक भाषा, वही किशोरावस्था वाली अमूर्त भाषा जिसमें हम अंदर से अपने आप से विचार करते हैं। नहीं समझे? बच्चों के अंदर अमूर्त चिंतन तो होता नहीं है। वो क्या करते हैं? जो भी चीज़ देखते हैं उसी के बारे में बोलकर प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए कहते हैं बच्चे क्या होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। वो हर चीज़ बोल देते हैं। ठीक है, वो बोल देते हैं वाकई में, वो छिपाएंगे नहीं। अगर उनके घर में सुबह पापा झाड़ू लगाए हैं तो मैडम पूछेंगे आज घर में क्या हुआ, तो सबसे पहले बताएंगे पापा सुबह झाड़ू लगा रहे थे। ठीक है, इसीलिए बच्चे सब कुछ बता देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्तिगत भाषा ही समझते हैं। वो कुछ भी, अगर खेल भी देख रहे हैं, इसके 4 पैर हैं, फिर ये इसमें आया, वो कोई चीज़ देखेंगे भी तो क्या करेंगे? बोलेंगे। और आंतरिक भाषा जो होती है, ये भाषा थोड़ी सी और आगे अपडेट होती है। सोशल डेवलपमेंट सबसे पहले होती है, फिर व्यक्तिगत भाषा आती है, क्योंकि समाज में ही बच्चा सबसे पहले सीखता है, सबसे पहले। ठीक है, वो बोलना, जो भी आप बोलोगे वो वही शब्द सीखेगा। कहाँ सीखता है? समाज। और समाज सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? परिवार। ठीक है, घर में ही तो बोलते हैं, जो भी सुनता है उसके कान में पड़ता है वो बोल देता है। इवन आप ऐड तक बच्चे याद करते हैं सोशल डेवलपमेंट से। आज छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ऐड पूरे रटे रहते हैं। नहीं रटे रहते हैं? रटे रहते हैं वो। कभी आप नोटिस, आप लोग ये सब सर्वे ही नहीं करते हो, पढ़ते जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की को, कभी बच्चों को भी ध्यान दे दिया करो। 2 मिनट सब कुछ दिखाई देगा। जितने फैक्ट्स इन लोगों ने बताया सब दिखते हैं। वो बड़बड़ाया करते हैं, बोला करते हैं। अगर मान लो ऐड आ जाए तो देखो फिर उनकी व्यक्तिगत भाषा रुक नहीं सकती। अगर ऐड में बोल रहा है तो अपना भी बोलेंगे साथ साथ। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आती है आंतरिक भाषा। यही व्यक्तिगत भाषा किशोरावस्था में कहाँ चली जाती है? आंतरिक भाषा। आप लोग भी जब गाना देखते हो तो देखते हो सब जने बैठे हैं तो नहीं गाते हो, अंदर अंदर गा लेते हो। आंतरिक भाषा। बहुत सारी चीज़ें क्या किसी को सब लोग बोल के ही कहते हो, अंदर अंदर नहीं कह लेते हो, कहीं अंदर अंदर सुना रहा होगा, वही क्या है? आंतरिक भाषा। जब अंदर अंदर किसी को सुनाते हो ना तो क्या होता है? कौन सी भाषा? आंतरिक भाषा। समझ गए? इनर लैंग्वेज समझ गए? नहीं समझ? इनर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको। नहीं समझे अभी भी? आ गया समझ? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोग बताएं बस, लेकिन सिस्टम से अगर समझ लो तो समझ में आएगा। अगर बेस सिस्टम गए तो फिर ये सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो भाषा हो गया, विचार हो गया, अहम केंद्रित हो गया। हाँ, अब फैक्टर लिखो जीन सामाजिक संस्कृति, जो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे टीटी हो चाहे सीटेट हो। क्योंकि अब टीटी भी सीटेट के पैटर्न पर जा रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन दे रहा है धीरे धीरे। ठीक, नहीं पहले खाली इतना पूछता था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। लेकिन पिछली बार का पेपर देखो, 2 क्वेश्चन जो है उन्होंने सीटेट पैटर्न पर दिए थे। स्टेज पूछी और उसकी एज पूछ ली थी। तो उसी तरीके से फैक्टर पर अगर जाएँ तो इनके फैक्टर थे, इनके 3 फैक्टर हैं, लिख लीजिएगा। तीनों फैक्टर जो है लिख लीजिएगा आप। पहला है भाषा, दूसरा है समाज, बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं, वो तो सिद्धांत है, JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसी थ्योरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्क्रिप्ट फोल्डिंग। ठीक है, अस्थायी सहयोग बोलते हैं जिसे। ठीक है, या पेपर में पिछली बार वाहियात नाम दिया था, ढांचा या पाण बोल दिया था। ठीक है, पता नहीं काका बोलते रहते हैं। समाज, सामाजिक समाज हो गया। ठीक है, सोशल समाज हो गया, और संस्कृति। तो याद रखना पेपर में पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक संस्कृति का इस सिद्धांत का एक फैक्ट नहीं है।
तो ये केवल 3 चीज़ों पर बल देते थे। एक समाज को महत्वपूर्ण बताते थे, भाषा को महत्वपूर्ण बताते थे और संस्कृति। कहते थे कि जो संस्कृतियाँ होती हैं उनका भी इंसान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और बिल्कुल सत्य बात है। जैसे कल्चर में आप होगे, उस कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, और बच्चों का मानसिक विकास भी उसी तरीके से होता जाता है। इसलिए वातावरण कैसा होना चाहिए, बच्चों के आसपास का अच्छा होना चाहिए, नहीं बच्चे उसी में घुस जाते हैं। ठीक, चलिए, तो जहाँ आपने भाषा लिखा है वहाँ एक और एरो मारो, जहाँ भाषा लिखे हो वहाँ एक और एरो मारो। ठीक, अगर आपसे पूछ ले भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल, तो क्या बताओगे? तो लिख लो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। इसका उम्र लिख लेना 3 से 6 वर्ष, कभी कभी समय पूछ लिया जाता है। ठीक, 3 से 6 वर्ष इतना हो गया। ठीक, ये हो गया आपकी भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील काल। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक, अगर मान लो आ जाए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौन सा भाषा विकास के लिए सबसे उत्तम काल है, तो क्या बताओगे? शैशवावस्था। क्या बताओगे? शैशवावस्था में ही भाषा विकास बच्चों में हो जाता है। बाल्यावस्था में कोई वो थोड़ी ना कि बाल्यावस्था में डायरेक्ट बोलना सीखता है, कोई भी चीज़ शुरुआत में होती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये 3 चीज़ याद रखना है इनकी, सोशल, भाषा और संस्कृति, ये तीनों ही इम्पैक्ट करते हैं किस पे? इसीलिए संस्कृति को ऊपर बल दिया था, इसीलिए एक नाम और जोड़ दिया गया, सामाजिक संस्कृति का। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद हेडिंग डालो, हेडिंग डालिएगा। कितना बजा भैया? बस लिखिएगा, भैया भी आ गए आपके, और लिखिएगा, हाँ हेडिंग डालिएगा, हाँ हेडिंग डालिएगा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। ये समीपस्थ क्षेत्र के विकास का सिद्धांत लेव वाइगोट्स्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी पेपर में पूछी जाती है। लिखिएगा, इसका इंग्लिश में नाम होता है JPD। इसका नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, या इसको हिंदी में लिखते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इम्पोर्टेंट है, होता कुछ नहीं है, दो चीज़ों में समझ लीजिए। इसका एक चीज़ और, इसमें इसको समझने के लिए पूछा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बिना इस कारक के आप इस सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। उस सिद्धांत का नाम है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा, नाम है उसका स्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग, या इसको इनकी शब्दावली में इंग्लिश में स्क्रैफ फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ये कई नाम से आता है। ठीक है, अस्थायी सहयोग, ठीक, या समवयस्कों का सहयोग ऐसे भी लिख के देता है, समवयस्क ना लिखो, वयस्क लिखो, वयस्कों का सहयोग। कैसा? अस्थाई, परमानेंट नहीं, अस्थाई सहयोग। ठीक है, क्लियर? चलिए, अस्थाई सहयोग ये आपको हम कल क्लियर करवा देंगे। ठीक है, अब आज भैया आ गए हैं, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि थोड़ा कम समय मिलता है, तो फिर सामने वाले को भी थोड़ा सा लगता है कि हम कम पता पाए, है ना। हम इसको करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रिप्ट फोल्डिंग इतना लिख लो, तो अगर पेपर में सीधे सीधे प्रश्न यही यूपीटीटी में पूछा जाएगा, सीधे सीधे अस्थाई सहयोग याद रखना क्या है, कल समझ में आएगा अस्थाई सहयोग क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक बच्चा स्वयं से क्या सीख सकता है, और एक बच्चा किसी अपने से बड़े, वयस्क में टीचर भी आता है। वयस्क का मतलब क्या है? वयस्क का मतलब मम्मी पापा, टीचर, भैया दीदी, जो भी हमसे उम्र में बड़ा है वो क्या है? वयस्क है। ठीक, तो वयस्क हम अपने आप से क्या सीखते हैं इस समाज में इंटरेक्ट करके, और किसी बड़े के सहयोग से क्या सीखते हैं, उसी के बीच की जो क्षेत्र होती है उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, कल इसमें बताएंगे इसके फैक्ट क्या थे इंपॉर्टेंट, जो पेपर में पूछ लेते हैं वो बता देंगे। तो लेव वाइगोट्स्की से 2-3 बिंदु और बनते हैं, वो बता के लेव वाइगोट्स्की खत्म हो जाएंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। ठीक है,
उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक तर्कणा का सिद्धांत पढ़ेंगे कल वो भी खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लर्निंग पकड़ेंगे, लर्निंग टॉपिक से 2 प्रश्न आएगा, ठीक। और ज़्यादातर बता दूं, एक क्वेश्चन तो सीधे जैसे कल बताया था ना, दिवस चाहे जितने याद करो, 16 सितंबर 5 जून कल धरा रहा, 16 सितंबर। और बड़े एग्जाम भी इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ये नहीं कि आपका तो एग्जाम बहुत छोटा है, बड़े बड़े एग्जाम स्पष्टीकरण देते कि पूछा हमेशा ब्रांड ही जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, चाहे जितने नियम या चाहे वन्य जीव याद कर लो 1972, चाहे वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद कर लो, चाहे जौन याद कर लो, आएगा क्या वही, ठीक है, समझ गए। चाहे जितने प्रोटोकॉल याद कर लो, आया क्या क्योटो प्रोटोकॉल, कार्बन डाइऑक्साइड आया था कि नहीं आया था, ठीक है। चलिए इसी तरह आपका यूपीटीटी का भी प्रोटोकॉल बड़े आराम से सेट है, वही आएगा। पुराना याद करते चलिए, डेली का डेली सुनेंगे आपसे, ठीक है। अच्छा बताओ एनसीएफ कब आया, एनसीएफ कब आया था, एनसीएफ कब आया था? जाते जाते प्रसाद ले लो, 1 नंबर का है। यूपीटीटी 2021 एक क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो जल्दी से, याद आ गया। यूपीटीटी जाते जाते कुछ तो देते जाएं, 1 नंबर डन करा दें आपका। एनसीएफ 2005 कब आया था, कब आया था? 2005 सितंबर चल रहा था, 7 सितंबर 2005 को एनसीएफ आया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यह राष्ट्रीय रूपरेखा पाठचर्या। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो राष्ट्रीय, देखो हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, जो पेपर में आएगा वो 1 नंबर का सीधे बटोर लो, यहीं पर है, वो आएगा जरूर, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है। क्या काम होता है, उद्देश्य क्या है एनसीएफ का, कौन बताएगा? तो फिर एनसीईआरटी क्या करेगा? खाली बैठ जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा? एनसीएफ समझ लो एक क्या है, सीबीआई है या एफबीआई कह लो, क्या कह लो? सीबीआई या एफबीआई कह लो। किसकी है ये? एनसीईआरटी। तो पूछा जाता है ये संस्था एनसीएफ किसको रिपोर्ट करती है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? 1961, 1961 में एनसीईआरटी, अरे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेशनल बता दीजिएगा, अभी हम पढ़ाएंगे, जब शिक्षण कौशल पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, अभी एनसीईआरटी समझो। 1961 में आया, सुनो ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही सुन लो, खाली पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं पढ़ने को तो इसको लोग 2-2 दिन पढ़ाते हैं एनसीएफ, ठीक, पढ़िए, लेकिन हम आपको सिर्फ उतना बताते हैं जो पेपर में आता है। इतना समय नहीं हमारे पास कि हम घंटों भर पढ़ाते ही रहे और घंटों भर आप पढ़ते रहो, ठीक। वैसे हम देर से आते हैं और उसके बाद अगर देर तक करेंगे तो सब चौपट हो जाएगा। एनसीईआरटी 1961, ये प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय रूपरेखा पाठचर्या किसको रिपोर्ट करता है? एनसीईआरटी। ये किसके अंतर्गत काम करती है? एनसीएफ। जैसे WWF किसके अंतर्गत काम करती है? IUCN के अंदर। और IUCN क्यों काम करती है? जितने हमारी पर्यावरण में प्रजातियां हैं जो हमारी विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनकी संरक्षण के लिए एजेंसी बनाई गई, और इस एजेंसी में वो सब लोग जुड़े हुए हैं जो यही काम कर रहे हैं, सबके उद्देश्य वही हैं, बस क्या है नाम। WWF का मेन उद्देश्य यही है कि जीवों के बारे में जानकारी एकत्रित करके उनको संरक्षित करने के लिए दबाव बनाना। और करता कौन है? IUCN एक डाटा बुक जारी करता है, ठीक। तो वो अपने हिसाब से काम, सबके काम एक जैसे, ठीक। तो उसी तरीके से एनसीईआरटी रिपोर्ट करते, किसकी संस्था है? एनसीईआरटी की संस्था है, ठीक। तो अक्सर पूछा जाता है कि बताओ भैया कि एनसीएफ का जो गठन हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था, ये कौन कौन लोग सहायक थे? तो एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यशपाल। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यशपाल। ये क्वेश्चन सीधा आता है कि एनसीएफ का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यशपाल महोदय। और यशपाल महोदय को जानते होंगे, शिक्षा बिना बोझ के, याद रखना किसका गठन था? यशपाल कमेटी का, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। और सुनिए, यशपाल कमेटी कब आई थी? 1992 में। इसका सही उत्तर 1992 ही होगा। 1992 में यशपाल कमेटी आई थी। और इसी टाइम क्या आया था? एक्शन प्लान आया था। क्या आया था? एक्शन प्लान, याद रखिएगा, आया था। क्या है? इसी को बोलते हैं नवीन संशोधित शिक्षा नीति। लिख लो, नवीन, एक क्वेश्चन डन है,
नवीन संशोधित शिक्षा नीति कब आई थी? याद रखिएगा 1992, एक्शन प्लान, नवीन संशोधित शिक्षा नीति। और ये संशोधित शिक्षा नीति किसका रिजल्टेंट थी? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई थी और जो संशोधन दिए गए थे उसी को बोल दिया गया एक्शन प्लान। कब आया? 1992 में, यह नवीन संशोधित शिक्षा नीति। और हमारी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986। यशपाल जी ने विवरण दिए थे, कहा था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबी भाषा मत पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या दीजिए? प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। और इन्होंने कहा था कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनकी बुद्धि को सृजित करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने ही चाहिए, अदरवाइज शिक्षा का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। इसी बात को पकड़ के बैठ गया। अच्छा बताओ, इसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल। तो एनसीएफ प्रभावित किससे होगा? यशपाल जी से। इनके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत एनसीएफ के याद कर लीजिए, यही हर बार पेपर में यूपीटीटी में पूछ लेता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। 5 सिद्धांत जल्दी से बैक टू बैक लिख लीजिए या फिर आप सुन लीजिए, हम लिखवा कर देंगे। पहला क्या? रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। पहला क्या? लिखो, पहला लिखो रटंत। क्रम बदल सकता है, फर्क इस बात से नहीं पड़ता, चाहे दूध पहले डालो, चाहे पानी पहले डालो, चाहे चाय पहले डालो और चाहे शक्कर पहले डालो, बस अदरक ना डालना पहले, नहीं फट जाएगा दूध। समझ गए? कुछ भी पहले डालो, बनेगी क्या? वो चाय ही। तो हम भी चाय ही बना रहे हैं, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहला इनका मूल सिद्धांत था कि बच्चों को उनके बाह्य वातावरण से जोड़ के पढ़ाइए जो उनकी मातृभाषा को डिफेंड करती हो। यानी बच्चों, जैसे बच्चे को अगर खाद के बारे में बताना है तो गोबर का प्रयोग करो, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं? गोबर। समझ गए? वो बायोगैस नहीं समझते। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो क्या बताया? हाँ, जैसे आप चावल दाल बोलते हैं तो उनको भात बताइए तो वो समझेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? नहीं समझ रहे हैं? अरे क्षेत्रीय भाषा से जोड़ कर पढ़ाओ, बाह्य वातावरण से जोड़ के पढ़ाओ। पहला पॉइंट यही है, लिखो नहीं तो लिख लोगे। लिखो, बच्चों को बाह्य भाषा से जोड़कर ही पढ़ाइए, जोड़कर पढ़ाइए। क्या करिए? बच्चों को बाह्य भाषा से जोड़कर बताइए, जो भी उनके दैनिक जीवन में डेली प्रयोग होते हो उन्हीं भाषाओं को जोड़ के बच्चों को पढ़ा डालिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है मार्गदर्शी सिद्धांत। एनसीएफ के लिख लेना, मार्गदर्शी सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो यही इन्हीं में से कोई 4 में से एक गायब करेगा। अगर नहीं जानते होगे तो लगा नहीं पाओगे, आता यही है। ठीक है, दूसरा, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए। कौन सी विद्या? रटंत, रटना नहीं है, रटवाना नहीं है बच्चों को, बच्चों को समझाना है। अब रटंत नहीं दोगे तो दोगे क्या? तो इसी पर इनका एक और तीसरा सिद्धांत मार्गदर्शी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि के अवसर उपलब्ध करा दो। क्या करा दो? गतिविधि के अवसर। जब रटवाओगे नहीं तो करवाओगे क्या? तो एक्टिविटी करवाओ, गतिविधि करवाओ, गतिविधि। इसीलिए अगर देख लो एनसीईआरटी किताब उठा के, जितना सिलेबस नहीं होता उससे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। अगर उन्हें स्टेथोस्कोप के बारे में बताना है तो बताएंगे कुप्पी ले लो, एक पाइप ले लो, घुसेड़ लो, लगा लो, पूरा एक्टिविटी बताते हैं। क्योंकि बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, अपनी बुद्धि का सृजन स्वयं से करना पसंद करते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो उसी को इन्होंने वो बताया। ठीक, और क्या बताया? और क्या बताया? बताओ भाई। इन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रजातंत्र और देश हित में होनी चाहिए, जो प्रजातंत्र के लिए होनी चाहिए और देश का हित भी उसमें छिपा हो। लिख लो, एक और लिखो इनका चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत। यह है अंतिम, लेकिन लगा दिया हमने चौथा। अब एक आप पे छोड़ते हैं, कल आप पढ़ के आइएगा, बताइएगा एक और कौन सा है। ठीक, किसी को मालूम है पांचों? बताओ, पांचवा बताओ। ना, खेल विधि तो गतिविधि में आ जाएगा। बताओ, पहला बाह्य, रटंत, गतिविधि, ये 3 मुख्य तो हो गए, यही परीक्षा में दिखते हैं मेनली, एक फालतू का होता है। चौथा वाला तो कभी आज तक दिखा नहीं हमको पेपर में। क्या मतलब है चौथे का? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, जो प्रजातंत्र के, जो प्रजा के हित में हो। क्या हो? प्रजा के हित में हो। दूसरा, राष्ट्र का निर्माण भी हो उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल बस राष्ट्र से उससे कोई इम्पैक्ट नहीं। और अंतिम वाला कल आप क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, कुछ आपके लिए भी होमवर्क है। ठीक है, नहीं पता है तो ढूंढ के आइएगा, कल बताएंगे आपको। बहुत आसान है, आप सब जानते हो उसको। हाँ, क्या बोला? पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, और लचीला ही नहीं, उद्देश्य
पूर्ण होना चाहिए। एनसीईआरटी का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का कार्य भी लिख लेना भैया, यहाँ नीचे मार्गदर्शी सिद्धांत के नीचे इधर लिख लेना। एनसीईआरटी का कार्य क्या है? पाठ्यक्रम और विषय वस्तु का निर्माण करना ही क्या काम है। एनसीईआरटी की हालत वही महेंद्र सिंह धोनी वाली है, आए थे विकेट कीपर बन के, फिनिशर का काम करने लगे, थोड़ी बहुत विकेट कीपरिंग भी आती थी, मैच बहुत सारे जिताए, लास्ट में हारे हुए मैच जिताए, और बाद में उनको क्या कर दिया गया, वर्ल्ड कप का वो उनको बना दिया गया कि कैप्टन बना, कहीं सारी जिम्मेदारी तुम ही बॉल फेंकवाओ, तुम ही बैटिंग करवाओ, तुम ही अंदर बाहर करो। ये सब किसकी देन हो गई? तो वही हाल एनसीईआरटी का है कि बेचारा आया था केवल विषय वस्तु और पाठ्यक्रम बनाने, लेकिन इतना अच्छा काम किया कि सारे दायित्व तो किसको दे दिए गए? इसी को पकड़ा दिए गए। और आज एनसीईआरटी बहुत जिम्मेदार इंसान है शिक्षा विभाग का। चलिए तो लिख लीजिएगा पाठ्यक्रम, अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या होता है? लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला समझते हो? लचीला क्या होता है बताओ? लचीला का स्प्रिंग में डाल के पढ़ाओगे? लचीला क्या मतलब है? भावार्थ समझाइए। हाँ, लचीला का मतलब ये होता है कि शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो बच्चों के लिए होने चाहिए, बच्चे व्यवस्था के लिए नहीं होने चाहिए, मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। बच्चे शिक्षा लिख लो, शिक्षा जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था वो किसके लिए होनी चाहिए? बच्चों के लिए होनी चाहिए, ना कि बच्चे व्यवस्था के लिए होने चाहिए। ठीक है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बच्चों के लिए होनी चाहिए, ना कि बच्चे व्यवस्था के लिए। ठीक, चलिए अब कल मुलाकात होगी। कल आपको हम जो है लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ा देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा यूपीटीटी में, इस बार लगातार पूछी जा रही है। और इसी टाइम जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत भी बता देंगे, दोनों को एक साथ बता देंगे। ठीक है, वहाँ नहीं बताया, यहाँ बता देंगे अंतर क्या है दोनों का।